ओके बच्चा पार्टी न्यूक्लियस पे 04 फोर्थ लेक्चर। आज का लेक्चर बड़ा हंसते हुए मूड में है क्योंकि ये जो कल बच्चों का जी का एग्ज़ाम हुआ, ज़्यादातर बच्चों के रात को मैसेज फ़ोन आए थे, अच्छा रिव्यू मिला, सर गजब पेपर गया, बहुत सारे क्वेश्चंस तो बोले क्लासरूम में जो आपने करवाए थे वहीं से हमको दिखे। तो दैट ऑल हैप्पीनेस यू कैन रिकॉग्नाइज ऑन माई फेस। दिख रहा है ना, ही हाँ हाँ, दिख रहा है ना सबको, ठीक है। तो आज थोड़ा लेक्चर मस्त मूड में लेंगे, किसी बच्चे को डांटेंगे नहीं, किसी का कचरा नहीं करेंगे, किसी से कुछ पूछेंगे नहीं, ठीक है। चलो रेडियो एक्टिविटी पूछेंगे सर, सुधरेंगे नहीं। क्वेश्चन 11, इंट्रोडक्शन ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी देख भाई, टॉपिक तो अच्छा है, इस पे 2 मार्क्स की कैटेगरी के जो स्मॉल क्वेश्चंस होते हैं वैसे 5-6 क्वेश्चंस बनते हैं। देखता हूँ आज सारे ले पाता हूँ तो ठीक है, वरना थोड़ा जो रह जाएगा वो अगले लेक्चर में फिर लेंगे। तो 2 लेक्चर हो जाएगा रेडियो एक्टिविटी को। टुडे आई विल ट्राई टू फिनिश इट एंटायरली, नहीं होता है तो अगला लेक्चर भी लेंगे। रेडियो एक्टिविटी का नाम आता है और सबसे पहला जहन में एक ही नाम आता है, एंटोनी हेनरी बैकवेरल। ही वॉज द फाउंडर, ही डिस्कवर्ड वेरी फर्स्ट द एविडेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी नाम की कोई फिनोमिनन है, इसके सबसे पहले एविडेंस बैकवेरल ने ढूंढे थे। अच्छा, बैकवेरल को इसके लिए नोबेल प्राइज भी मिला 1903 में, इसी फिनोमिनन के लिए, रेडियो एक्टिविटी के लिए। और बैकवेरल बेसिकली फ्रांस से थे। ही वॉज फ्रेंच इंजीनियर, फिजिसिस्ट भी कहलाए वो, क्योंकि इतना रिसर्च किया उन्होंने रेडियो एक्टिविटी में, तो ही वॉज कॉल्ड एज फिजिसिस्ट ऑल्सो। तो जब भी A.H. बैकवेरल का नाम आता है, आपकी थियरी में ज़रूरत हो या नहीं हो, मैं बेसिक 3-4 इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनके बारे में। देखो सबसे पहला इंट्रोडक्शन क्या है, ही वॉज फ्रेंच इंजीनियर एंड फिजिसिस्ट ऑल्सो, ठीक है। फिर नोबेल प्राइज मिला 1903 में। अच्छा, नोबेल प्राइज क्यूरी को भी मिला था इसी वक्त, इन्हीं के साथ। मैडम क्यूरी सुना नहीं क्या? हाँ, वो भी रेडियो एक्टिविटी के लिए मिला था। लेकिन बैकवेरल ने रेडियो एक्टिविटी नाम का फिनोमिनन डिस्कवर किया, फिर बैकवेरल के रिसर्च को आगे तक लेके गई क्यूरी। उन्होंने एक्टिविटी क्या है सब ढूंढ के निकाला, फिर क्यूरी का यूनिट भी बना। बहुत अच्छी स्टोरी है क्यूरी की, लेकिन वो आज डिस्कस नहीं करेंगे, अपने पास टाइम उतना फिर कम पड़ जाता है ना। किस लिए इनको नोबेल प्राइज मिला? फर्स्ट डिस्कवर एविडेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी। अपनी रेडियो एक्टिविटी की इंट्रोडक्शन थियरी अब इन पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हो, इंप्रेसिव लगेगा थोड़ा। अब चलो खास पॉइंट पे आते हैं। बैकवेरल कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे और कोइंसिडेंस से ये रेडियो एक्टिविटी का फिनोमिनन हाथ में आ गया उनके। इंटेंशनली ही वॉज नॉट डूइंग दिस। वो क्या कर, बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। कुछ केमिकल कंपाउंड लिए और उन पे विजिबल लाइट डाला। ये तो सिंपल है यार, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, ये रहा पेन, इट इज़ वन काइंड ऑफ केमिकल कंपाउंड, ये लाइट इस पे गिर रहा है ना, तो सिंपल फिनोमिनन तो है। इसमें कौन सा बड़ा धांसू एक्सपेरिमेंट का मेथड है, सिंपल। किसी केमिकल कंपाउंड पे लाइट गिर रहा है तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये केमिकल कंपाउंड के अंदर से कुछ एमिट हो रहा है, ये लाइट इसके ऊपर गिरने से कुछ ना कुछ एमिशन हो रहा है। वो क्या एमिशन हो रहा है, तो मैं केमिकल कंपाउंड का नाम भी बताता हूँ। इन्होंने कौन सा कंपाउंड लिया था, यूरेनियम एंड पोटेशियम सल्फेट पे उन्होंने विजिबल लाइट डाला। फिर आगे क्या किया, रुको पहले पॉइंट तो नोट डाउन कर दे, अपने को लिखना भी है ना थियरी। तो पॉइंट ऐसा बन सकता है कि ये कुछ केमिकल कंपाउंड है, इस केमिकल कंपाउंड पे बैकवेरल ने क्या डाला, विजिबल लाइट डाला, ऐसे डाला विजिबल लाइट। ये क्या है, विजिबल लाइट, ठीक है।
तो यहाँ से कुछ एमिशन हुआ, कुछ निकला बाहर। अब आपको थोड़ा डिटेल में बताता हूँ कौन से कंपाउंड थे और क्या निकला और कैसे उन्होंने देखा कि ये निकली हुई चीज़ क्या है। उन्होंने एक्चुअली यूरेनियम और पोटेशियम सल्फेट लिया, उस पर विजिबल लाइट डाला, विजिबल लाइट डाला, विजिबल लाइट डालने के बाद उसको ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ब्लैक पेपर इसलिए ताकि लाइट वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाए, कि ब्लैक कलर लाइट को वापस नहीं भेजता ना, रख लेता है ना और गर्म हो जाता है। हाँ, तो ब्लैक पेपर से कवर किया इसको, फिर इसके सराउंडिंग सिल्वर का कोटिंग कर दिया, मतलब सिल्वर से इसको कवर कर दिया। और अब सिल्वर क्यों? सिल्वर इसलिए कि बाहर से कोई भी लाइट आता है तो वो यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस चला जाए। सिल्वर एकदम स्मूथ होता है ना, रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाता है। हाँ, तो मतलब ना कोई अंदर से अब बाहर जा पाएगा, ना कोई बाहर वाला अंदर आ पाएगा। अब ये आइसोलेटेड सिस्टम हो गया। यूरेनियम और पोटेशियम सल्फेट पे विजिबल लाइट डालने के बाद उसको आइसोलेट कर दिया, पूरा कवर। अब ना अंदर से कुछ बाहर, ना बाहर से कुछ अंदर आ पाएगा। ठीक है, फिर उन्होंने क्या रखा, इसके नज़दीक में फोटोग्राफिक प्लेट रखा, फोटोग्राफिक प्लेट। और थोड़ी देर बाद फोटोग्राफिक प्लेट को लिया और उसको डेवलप किया लैब में। डेवलप करना मतलब, अरे वो नहीं फोटो क्लिक करते हैं, फिर वो जो रील होता है उसको पानी में भिगो के डेवलप करते हैं ना, तो फोटो दिखता है, उसी को बोलते हैं रील डेवलप करना। फिर इस फोटोग्राफिक प्लेट को डेवलप किया, तो डेवलप करके जो देखा ना, फिर दिमाग शॉक हो गया। कैसे? इस पर ब्लैकनिंग दिखा उनको, मतलब काला काला कुछ दिखा। क्या दिखा? ब्लैकनिंग। तो वो समझ गए कि अरे यार, इन लोगों को विजिबल लाइट डालने के बाद इतना कवर किया, ब्लैक पेपर लगाया, सिल्वर का कवर लगाया, उसके बाद भी इस फोटोग्राफिक प्लेट पे ब्लैक लाइन आ रहा है। कहाँ से आ रहा है? तो इसी में से निकल के कुछ पहुंचा होगा, क्योंकि आजू बाजू में और कुछ तो था नहीं सराउंडिंग। तो इसी के अंदर से कुछ निकला होगा जिसका रिजोल्यूशन पावर ज़्यादा होगा, जो पेपर और सिल्वर दोनों को क्रॉस चीरता हुआ निकल गया और यहाँ तक पहुँच गया। तो दैट एमिशन ही नोटिस्ड, और इसी एमिशन को बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी। क्या नाम दिया गया इसको? रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी। और इन रेज को क्या बोलते हैं? रेडियो रेज बोल सकते हो आप। जनरली अल्फा बीटा गैमा होता है ये रेडियो रेज। और ये जो एलिमेंट है, इनको इनके अंदर कौन सी घटना हो रही है, क्या फिनोमिनन हो रहा है? रेडियो डीके। क्या हो रहा है? रेडियो डीके, मतलब कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है अंदर, कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, जिसकी वजह से ये पैदा हो रहा है और यहाँ तक पहुँच रहा है। सिंपल। तो दिस इज योर इंट्रोडक्शन टू द रेडियो एक्टिविटी। इफ इट इज आस्क्ड इन 2 marks, यू कैन राइट इन टू द एग्जाम इन दिस वे, द सिंपल पैराग्राफ। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी में ये जो रेज निकल रहे हैं, ये कौन कौन से हैं? अल्फा, बीटा एंड गेमा। तो मैं एक एक लाइन अल्फा बीटा गेमा पे भी बताना चाहूंगा, ब्रीफ, एकदम ब्रीफ। अल्फा पार्टिकल मतलब हीलियम का न्यूक्लियस। अल्फा मीन्स 2He4। अब जब किसी एलिमेंट में से एक अल्फा बाहर निकल जाए, किसी न्यूक्लियस में से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाए, मतलब क्या है? मतलब ये है कि उस न्यूक्लियस में से 2He4 निकल गया, तो जो रिमेनिंग न्यूक्लियस है उसका इक्वेशन क्या बनता है? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं नीट में, जेई में, बोर्ड एग्जाम्स में, SMCQ आते हैं कि किसी न्यूक्लियस के अंदर से एक अल्फा पार्टिकल बाहर निकल गया, तो अंदर रिमेनिंग क्या है? तो फॉर एग्जांपल ये कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर Z है और एटॉमिक मास क्या है? A। अब इसमें से एक अल्फा निकल गया, समझ लो अल्फा निकलना मतलब 2He4, दिस इज योर अल्फा। तो रिमेनिंग क्या है? तो अब देखो ना, यहाँ से कितना निकला? 2, और यहाँ से कितना निकला? 4। तो जो रिमेनिंग है वो हो जाएगा Z-2 एंड A-4, दिस इज योर रिमेनिंग। जब किसी न्यूक्लियस में से अल्फा निकल जाए, जब किसी न्यूक्लियस के अंदर से अल्फा निकल जाए, तो जो बच जाता है नया न्यूक्लियस, वो ये होता है, वो ये होता है। समझा कि नहीं समझा? समझा कि नहीं समझा? पक्का? सीरियसली?
जैसे फॉर एग्जांपल हम सिंपल सा कोई न्यूक्लियस लेते हैं, जैसे कार्बन है 6, आपको समझाने के लिए कार्बन कोई अल्फा को एमिट नहीं करता है, कार्बन रेडियो नहीं है, फिर भी एक समझाने के लिए 6C12। अब मैं बोलूँ इसमें से एक अल्फा निकाल दो बाहर, तो अंदर क्या बच जाएगा? यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8 हो जाएगा ना, क्योंकि अल्फा निकला मतलब अंदर से 2 प्रोटॉन लेके निकला और 4 टोटल पार्टिकल लेके निकला। तो जो बच जाएगा उसमें यहाँ पे 4 और यहाँ पे 8, तो ये कौन सा एलिमेंट है, कौन सा न्यूक्लियस है? 4 नंबर पे कौन आता है पीरियडिक टेबल में? लिथियम आता है, बेरिलियम पक्का, Be, बेरिलियम बन गया। ले, तो कार्बन ने अपना अस्तित्व ही घुमा दिया अल्फा निकाल के। समझो इस घटना को, था क्या आपके पास कार्बन, अंदर से एक अल्फा खींच लिया, तो अब जो बच गया वो क्या है? वो कार्बन नहीं है, इट्स आइडेंटिटी इज लॉस्ट, नाउ इट इज बेरिलियम। समझो आप, समझा कि नहीं समझा? पक्का। अब बेरिलियम में से भी एक अल्फा निकाल लो, वो हीलियम है कि नहीं? हीलियम है कि नहीं? हीलियम मतलब वो खुद अल्फा है, समझा? इसका मतलब हम 3 अल्फा पार्टिकल को कनेक्ट जोड़ दें तो एक कार्बन बन जाता है। समझो, ये एक अल्फा है 2He4, एक और अल्फा है 2He4 और एक और अल्फा है 2He4, उन तीनों को कनेक्ट कर दो, 2 2 2 6 और 4 4 4 12, तो क्या बन गया? ये कार्बन। ये बहुत देसी फिजिक्स है जो आपको सिर्फ समझना है, कहीं एग्जाम्स में जाके लिखना नहीं है, अपनी समझ को क्लियर करना है यहाँ से कि एक कार्बन को तोड़ेंगे तो 3 अल्फा मिलेंगे। क्लियर है एकदम? अब अल्फा पे हो गई बात, अब बीटा। बीटा क्या है? बीटा मोह माया है रे जिंदगी का। बीटा नेगेटिव भी होता है, बीटा पॉजिटिव भी होता है। अब लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, मैं सिर्फ नेगेटिव पे बता देता हूँ, पॉजिटिव आप देख लेना बुक में, आपको ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, बीटा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन होता है, उसका इक्वेशन ऐसा है -1E0। कहाँ होता है ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब आपको शॉक लगना चाहिए कि सर इतने टाइम से पढ़ा रहे हो, न्यूक्लियस के अंदर तो सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा है, ई कहाँ से आ गया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सारा ऑर्बिट में होता है, तो ऑर्बिट में जो घूमने वाला इलेक्ट्रॉन है दैट इज नेवर अ बीटा, वो बीटा नहीं है कभी भी। ऑर्बिट के अंदर घूमने वाला इलेक्ट्रॉन बीटा नहीं है। बीटा मतलब न्यूक्लियस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो। अब आप बोलोगे सर न्यूक्लियस के अंदर कहाँ इलेक्ट्रॉन है? मैंने कब बोला कि वो हमेशा वहीं होता है? अंदर कुछ फिनोमिनन होगा और वो पैदा होगा, जैसे ही पैदा होगा ना बाहर निकल जाएगा, अंदर रह ही नहीं पाएगा, तो दैट इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड बीटा। जैसे आपका न्यूक्लियस है, समझो ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर सपोज 5 प्रोटॉन्स है, समझना आराम से, बहुत इजी घटना है। 5 प्रोटॉन्स है और 5 न्यूट्रॉन्स है। कहीं इलेक्ट्रॉन तो दिख नहीं रहे सर, और आप बोल रहे हो कि बाहर निकलेगा इलेक्ट्रॉन यहाँ से, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से बाहर निकलेगा, अभी तो है नहीं ना अंदर। बनाऊं, ये जो न्यूट्रॉन होता है ये न्यूट्रल पार्टिकल होता है, ना प्लस होता है ना माइनस होता है। अब मान लो ये टूटता है, ये बना किससे होगा? एक प्लस और एक माइनस जुड़ गए होंगे तो न्यूट्रल बन गया होगा। अब ऐसे ही समझो, देसी तरीके से आपको अच्छे से याद रहेगी, समझ अच्छी आएगी। एक प्लस और एक माइनस दोनों को जोड़ दिया तो क्या बन गया? न्यूट्रॉन। अब उसको तोड़ो तो वापस प्लस माइनस अलग, तो इस एक न्यूट्रॉन को तोड़ो ना, तो एक प्लस और एक माइनस बन गया। अब ये माइनस अंदर टिक नहीं पाएगा तो सीधा कहाँ जाएगा? बाहर। दिस माइनस इज कॉल्ड बीटा नेगेटिव। समझा? बीटा नेगेटिव न्यूक्लियस के अंदर बनता है और तुरंत निकल लेता है, वरना तो अपने इलेक्ट्रॉन तो कहाँ होते, इधर ऑर्बिट में घूमते रहते ना। ये अंदर बनता है लेकिन टिकता नहीं है, सीधा छू हो जाता है बाहर। ओके, अब इस फिनोमिनन में आप देखो कितना फर्क पड़ा। पहले Z और A था, Z मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पहले कितने थे? 1 2 3 4 5, एक और बढ़ गया, एक और बढ़ गया, तो जो नया न्यूक्लियस बना उसमें Z एक बढ़ गया ना, कि नहीं बढ़ा? A पे कुछ फर्क पड़ा, A मतलब टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियस, तो उतने ही है। पहले कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अभी भी 10 ही है, देख लो। जो एक्स्ट्रा बना था वो तो बाहर निकल लिया, तो टोटल नंबर पे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन यहाँ पे फर्क पड़ता है, एक बढ़ जाता है प्रोटॉन। अरे समझ रहे हो कि नहीं? आप बोलोगे सर ये जो A होता है वो तो टोटल कितना पार्टिकल अंदर बैठा है उसी का नंबर दिखाता है। टोटल कितना था पहले अंदर? 10 था, अब ये टूट गया तो एक प्लस बढ़ गया, लेकिन टोटल तो 10 ही है ना, तो टोटल पे फर्क नहीं पड़ रहा है। हाँ, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक
बढ़ गया। तो बीटा का कोई इक्वेशन बनाना है आपको तो इसी समझ पर से आप बना सकते हो इजीली। ऐसे देखो, ये रहा आपका कोई न्यूक्लियस ZA, उसमें से एक बीटा निकल गया बाहर, बीटा निकला मतलब यहाँ पे एक +1 हो गया और ये ऐसा ही रहा, नया न्यूक्लियस बन गया Y। सिंपल। बोलो आया समझ में कि नहीं आया? इनको आइसोबार्स भी बोल सकते हैं ना। अपन ने सीखा था आइसोबार मतलब जिनका ये दोनों पोर्शन इक्वल हो, तो ये दोनों आइसोबार है। क्या ये दोनों आइसोबार? हाँ यार, तो जब भी बीटा नेगेटिव निकलेगा बाहर तो जो नया रिमेनिंग न्यूक्लियस होगा वो आइसोबार होगा। सिंपल है ना। तो चलो मेरे हिसाब से एक और है यार, गेमा, ये खत्म ही नहीं हो रहा है यार। गेमा क्या है एक्चुअली? गेमा हाई एनर्जी रेज है, हाई एनर्जी रेडिएशन है सिर्फ, वो कोई पार्टिकल नहीं है। इसलिए जब भी गेमा बाहर निकलता है ना तो अंदर ऐसा कुछ प्लस माइनस होता नहीं है। जितने पार्टिकल है वो सारे ऐसे ही रहते हैं। सिर्फ पार्टिकल जब अनस्टेबल होता है, पार्टिकल नहीं, पूरा न्यूक्लियस जब अनस्टेबल होता है, वहां से वो स्टेबल स्टेट में जाना चाहता है, तब कुछ एनर्जी निकालता है बाहर। दैट एनर्जी इज कॉल्ड गेमा, फोटॉन्स, इन फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। तो गेमा इज जस्ट हाई लाइक किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी फोटॉन्स, नथिंग। क्लियर? तो ये सिर्फ बेसिक सा इंट्रोडक्शन था जो आप इस इंट्रोडक्शन में लिखोगे तो चलेगा बोर्ड एग्जाम्स में या स्कूल एग्जाम्स में। ठीक है, चलो अब स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, बच्चा पार्टी बहुत स्लो पढ़ लिया, अब थोड़ा स्पीड लेते हैं। अब मैथमेटिक्स टाइप है। रेडियो एक्टिविटी डीके क्या है? तो रेडियो एक्टिविटी डीके को आप समझ लो। पहले मुझे गौर से देखो, ये लिखता रहूंगा बाद में। यस, थैंक्स फॉर द टी। चाय आ गया भाई, वीडियो पोस्ट करना पड़ेगा, करो। ओके, हो गया चाय पानी, मस्त मजा आया आप लोगों के साथ चाय पीते पीते बातें करते करते। अभी रेडियो एक्टिविटी डीके पे बात करते हैं। तो मैंने बोला था ना, इस बोर्ड को छोड़ो, मेरे को देखो गौर से। रेडियो एक्टिविटी फील करना है आपको देसी भाषा में एकदम, फिर टेक्निकल वर्ड्स में इसको लिखेंगे अपन। जैसे आप एक सैंपल ले आओ इतना बड़ा, उसके अंदर लाखों करोड़ों न्यूक्लियस पड़े, आपके बहुत सारे न्यूक्लियस पड़े, वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे? फ्रेश न्यूक्लियस। फ्रेश है, अभी उनको कुछ हुआ नहीं है। और टेक्निकल भाषा में बोलते हैं अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? अनडिसइंटीग्रेटेड मतलब एकदम फ्रेश न्यूक्लियस जो भी डीके नहीं हुए हैं। और एक होता है डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस। डिसइंटीग्रेटेड मतलब फूट चुका है, उसका डिस्ट्रॉय हो चुका है, वो उसके अंदर रेडियो एक्टिविटी हो चुका है, उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस। ठीक है, ये दो टाइप का न्यूक्लियस का सारा गेम है। जैसे आपका पूरा सैंपल है, उसमें इनिशियली तो सारा अनडिसइंटीग्रेटेड एकदम फ्रेश होगा। अब आप नोट डाउन किया टाइम, ओके स्टार्ट, तो वो अब सारा फूटना शुरू होता है। फूटता नहीं है अंदर, ऐसा कुछ मैं समझा रहा हूँ। जैसे पॉपकॉर्न खाया है लेकिन बनते हुए देखा है, जैसे उसको कढ़ाई में डालते हैं ना, सब दानों को पटाक 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 फूटने लगता है। तो जैसे पॉपकॉर्न फूटता है वही घटना समझो, उसी को इमेजिन करो। कितना सारा न्यूक्लियस है, वो 1 by 1 डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है। तो जो डिस्ट्रॉय हो जाता है उसको बोलते हैं डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस। और जो फ्रेश रहा है अभी भी, थोड़े टाइम के बाद भी, सपोज इतना न्यूक्लियस आपके पास फ्रेश है, तो दे आर अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस। क्लियर? अब इन डिसइंटीग्रेटेड और अनडिसइंटीग्रेटेड फ्रेश, इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? तो जो डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस है, इनका रेट ऑफ टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस। समझा नहीं? बता दो। अनडिसइंटीग्रेटेड बहुत सारा है फ्रेश, तो डिसइंटीग्रेशन का स्पीड बहुत होगा, फटाफट डिसइंटीग्रेटेड होता जाएगा, फटाफट फूटता जाएगा। लेकिन जैसे जैसे ये फ्रेश न्यूक्लियस का नंबर कम होगा, इसका भी एक्टिविटी कम होगा, ये धीमे धीमे फूटेगा। फिर समझा कि नहीं? हाँ, तो ये जो नंबरिंग और रेट ऑफ टाइम है वो इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दिस फ्रेश न्यूक्लियस। दिस इज द लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी डीके। वेरी सिंपल, समझा? इनिशियली क्या होता है, आपके पास फ्रेश न्यूक्लियस बहुत सारा होता है, तो उनका डिस्ट्रॉय होना भी जल्दी से होता है, फटाफट डिस्ट्रॉय होते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे डिस्ट्रॉय होंगे, फ्रेश न्यूक्लियस का नंबर कम होता जाएगा, तो ये डिस्ट्रॉय होना भी स्लो पड़ जाएगा। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही हुआ ना, हुआ कि नहीं?
यस, तो दिस इज द रेडियो एक्टिविटी डीके लॉ। क्या लिख सकते हैं इसको? डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम, रेट ऑफ टाइम को ऐसे ही बोलेंगे ना, डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ अनडिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस। कि ये कितना है उस पर डिपेंड करता है कि अब कितना डिसइंटीग्रेट होगा। ये ज़्यादा पड़ा है तो ये जल्दी जल्दी डिसइंटीग्रेट होगा, ये कम पड़ा है तो ये भी स्लो पड़ जाएगा, फिर स्लोली डिसइंटीग्रेट होगा, है ना। हाँ, तो देखो लॉ ऐसा लिख सकते हैं, इन रेडियो एलिमेंट नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस is directly proportional to the number of undisintegrated nucleus, number of undisintegrated nucleus। अब चलो हम समझ लेते हैं, जैसे अपना जो डिसइंटीग्रेटेड हो चुका है दैट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एन एंड टाइम ड्यूरेशन इज डेल्टा टी। चलो मानते हैं कुछ भी, इन डेल्टा टी टाइम नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड इज इक्वल टू डेल्टा एन एंड रिमेनिंग फ्रेश न्यूक्लियस अनडिसइंटीग्रेटेड हैविंग नंबर एन। तो इन दोनों के बीच कनेक्शन है क्या? पढ़ो, नंबर ऑफ डिसइंटीग्रेटेड न्यूक्लियस मतलब डेल्टा एन पर यूनिट टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रेश न्यूक्लियस। फ्रेश को अपन यहाँ पे एन बोल रहे हैं, डिसइंटीग्रेटेड को क्या बोल रहे हैं? डेल्टा एन। बोलो समझा कि नहीं? आप क्या पढ़ाना चाह रहे हो? आपको पक्का ना? ओके, अब ये प्रोपोर्शनलिटी सिंबल हटा दो तो यहाँ पे आता है लेमडा कांस्टेंट। ठीक है, अब ये लेमडा क्या है? डीके कांस्टेंट है। क्या बोलते हैं इसको? डीके कांस्टेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, अब मेरा मानना है कि यहाँ पे एक नेगेटिव साइन होना चाहिए। क्या बोलते हो आप? अपने को रख देने का। नेगेटिव क्या शो कर रहा है? क्यों रखा नेगेटिव? हाँ, ये जो फ्रेश न्यूक्लियस है ना, ये धीमे धीमे कम हो रहे हैं ना। हाँ, तो डिक्रीज इन नंबर ऑफ undisintegrated is represented by this negative sign। डिक्रीजिंग दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? डिक्रीजिंग। ठीक है, अब इसको थोड़ा आगे लेके जाते हैं। सपोज इफ डेल्टा टी इज वेरी क्लोज टू जीरो, इफ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये सारा स्मॉल हो जाएगा। डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू माइनस लेमडा एन। एन को नीचे डाल, डी टी को ऊपर डाल, लेमडा डी टी। इंटीग्रेशन दिख रहा है क्लियरली? दिख रहा है ना? ओके, अब इसका इंटीग्रेशन तो पूरी दुनिया को पता है। अरे मूर्खा, इंटीग्रेशन 1/x dx क्या होता है? ln x होता है ना। तो इंटीग्रेशन 1/n dn क्या होगा? ln n, और ये इसका क्या हो जाएगा? t। अब यहाँ पे एक गलती किया, लिमिट नहीं रखा, तो लिमिट सेट कर दो ना। जैसे इसका है 0 से t टाइम, इसका लिमिट क्या रखे? तो अब समझ लो, इनिशियली ये फ्रेश न्यूक्लियस कितना था अपने पास? n0। फिर थोड़ी देर बाद कितना बच गया? n। यही होगा ना, इनिशियली आपके पास बहुत सारा था, दैट इज n0। थोड़ी देर बाद जो बच गया फ्रेश न्यूक्लियस, दैट इज योर n। तो लिमिट ऐसे लिख सकते हो आप, n0 से स्टार्ट करके n तक। अब लिमिट रखो यहाँ पे। भाई दिख रहा है कैमरामैन? थोड़ा सेट करना कैमरा। हाँ, तो यहाँ पे लिमिट रखना रहेगा ना, n0 टू n 0 टू t। चलो n को अंदर डालो, ln n माइनस ln n0 इज इक्वल टू माइनस लेमडा t। अभी ln में माइनस है तो हम जानते हैं डिवाइड हो जाता है कि नहीं? अब ये भी पता होगा आपको कि यहाँ से ln हटाना है तो जो सामने वाला टर्म होता है वो ऊपर चढ़ जाता है e के। ये सिंपल मैथमेटिक्स है कि नहीं? पक्का? जैसे कहीं पे लिखा है देखो, ln
x इज इक्वल टू वाई। अब मैं बोलूँ यहाँ से लॉन हटाना है, हटा दे, लेकिन सामने वाले को ऊपर चढ़ा दे, एक्सपोनेंशियल के ऊपर चढ़ा दे। तो सेम यहाँ से लॉन हटाना है, हटा दो, इसको चढ़ा दो ऊपर, चढ़ गया। अब एन नॉट को यहाँ पे डाल दो, एन नॉट ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी। बोलो भैया, ये हो गया रेडियो एक्टिविटी का एक्सपोनेंशियल लॉ, रेडियो एक्टिविटी का एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। पूरा 2 मार्क्स का रेंज बनता ही है, इजी थियरी है और हमको समझ में भी आ रहा है कि मैथमेटिक्स क्या हो रहा है इधर। अच्छा, रेडियो एक्टिविटी का सिंबल एग्जैक्टली आर भी होता है और बहुत केसेस में आई भी लिखा जाता है। आर एंड आई बोथ आर देयर। और रेडियो एक्टिविटी इसमें से कौन सा टर्म है पता है? ये, इसको बोलते हैं रेडियो एक्टिविटी, आइदर आई और आर, यू कैन टेक एनी वन, इसको रेडियो एक्टिविटी बोलते हैं। ठीक है, अब सुनो, ये जो फॉर्मूला है ना, एक्स्ट्रा बता रहा हूँ, एक्टिविटी के लिए भी ले सकते हैं सेम ऐसा ही, आर इज इक्वल टू आर नॉट ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी। या मास की बात है तो मास के लिए भी ले सकते हैं, एम इज इक्वल टू एम जीरो ई रेस टू माइनस लेमड़ा टी, इनके लिए भी चलेगा ये फॉर्मूला। कभी किसी सम में फंस जाओ तो याद कर लेना सोहम सर का ज्ञान, कि जो एन वाला फॉर्मूला था वो रेडियो एक्टिविटी के लिए भी चल रहा है और मास के लिए भी चलता है, ले सकते हैं इन फिनोमिनन्स में। क्लियर? अब एक छोटा सा ग्राफ है, लेकिन आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना पड़ेगा, बोर्ड मिटाना पड़ेगा, ले लो। ओके, क्वेश्चन 13, क्वेश्चन 13 क्या है? क्वेश्चन 13 ग्राफ, किसका ग्राफ है? तो अनडिसइंटीग्रेटेड मतलब फ्रेश न्यूक्लियस अगेंस्ट टाइम का ग्राफ है। किसका ग्राफ है? फ्रेश न्यूक्लियस अगेंस्ट टाइम का ग्राफ। ग्राफ में बड़े रहस्य है यार, ये रहा फ्रेश न्यूक्लियस का एक्सिस और ये रहा टाइम का। ग्राफ में कुछ भी समझाऊं उससे पहले थोड़ा बताना चाहूँगा हाफ लाइफ क्या होता है। हालांकि आप केमिस्ट्री में पढ़ चुके हो, फिर भी अच्छा यहाँ पर भी आएगा, अच्छा टॉपिक है, इसके बाद वाला थियरी आएगा। या तो आज के लेक्चर में टाइम रहेगा तो आएगा, वरना अगले लेक्चर में हाफ लाइफ और एवरेज लाइफ पे पूरा लेक्चर रहेगा। आज मैं सिर्फ ऊपर ऊपर से समझा रहा हूँ जितना मुझे ग्राफ में जरूरी है। ठीक है, हाफ लाइफ क्या है? तो किसी भी सैंपल को आधा डिस्ट्रॉय होने में जो टाइम लगता है दैट इज हाफ लाइफ। अब इसका मतलब बहुत से बच्चे कैसे समझते हैं पता है? जैसे ये अपने पास 100 ग्राम का सैंपल है, मैं बोल दूं इस सैंपल के ऊपर लेबल कर दूं कि भाई इस सैंपल को ले जा रहे हो ना, ध्यान रखना इसका हाफ लाइफ 5 मिनट का है। इसका हाफ लाइफ कितना है? 5 मिनट। तो बच्चा क्या समझेगा कि पहली 5 मिनट में ये आधा हो जाएगा, फिर अगली 5 मिनट में ये खत्म हो जाएगा। ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे नहीं। हाफ लाइफ मतलब जब आप देखना स्टार्ट कर रहे हो तब से लेके आधा होना है। तो आपने पहली 5 मिनट में इसको ऑब्जर्व किया, 50 ग्राम हुआ, फिर यहाँ से ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, अब इसका आधा मतलब हाँ 25 ग्राम। फिर अगली 5 मिनट में इसका भी आधा हो जाएगा 12.5 ग्राम। अगले 5 मिनट में इसका भी आधा हो जाएगा 6.25 ग्राम। समझा कि नहीं? और इसको खत्म होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि ये 6.25 का आधा होगा, फिर 3.75 समथिंग, फिर आधा, फिर आधा, फिर आधा, आधा, पॉइंट, तो कब कितना टाइम लेगा? मानते हो इस बात को कि हाफ लाइफ का सही मतलब ये है? नहीं मानते? तो ऐसे कौन बोला? कहीं से आवाज आया, सुधरो रे नालायक को, अब कुछ दिन बच गए बोर्ड की एग्जाम में, अभी भी तुम्हारी मस्तियां बंद नहीं हो रही है। मूर्ख, मूर्खानंद स्वामी महाराज की जय। चलो, अभी तो मास्क पहने हुए तो पता नहीं चल रहा है, ऐसा कौन करता है? दिखाया इधर से, ए लड़कियां तुमको सूट नहीं करना है, शांति रखो, तुम भी इन्वॉल्व मत हो जाओ। चलो ठीक है, एक बहुत मस्त बारीक ऑब्जर्वेशन आया, छोड़ पढ़ाना तो रोज होता रहता है। आपने नोटिस किया ये कि इसको पहला 50 ग्राम होने में सिर्फ 5 ही मिनट लगा, मतलब कितना फास्ट डिस्ट्रॉय हुआ होगा, फटाफट फटाफट। फिर सिर्फ देख 6.25 ग्राम डिस्ट्रॉय होने में भी 5 मिनट लगा था। यहाँ कितना स्लो हो गया होगा ये एक्टिविटी। तो वो रेडियो डीके वाला नियम याद आया जो भी पढ़ा था कि जब फ्रेश न्यूक्लियस बहुत ज़्यादा है तो एक्टिविटी इज वेरी फास्ट, बट व्हेन फ्रेश न्यूक्लियस आर कम द एक्टिविटी इज ऑल्सो कम, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल।
अभी पकड़ में आ रहा है पूरा, वो दिखा रहा है ये टाइमिंग, देख लो कि पहला 50 ग्राम तो फटाक से 5 मिनट में डिस्ट्रॉय हो गया, क्योंकि तब फ्रेश न्यूक्लियस ज़्यादा था, फिर फ्रेश न्यूक्लियस कम होता गया तो डिस्ट्रॉय होना भी स्लो हो गया, है ना। चलो तो अब ग्राफ दिखाता हूँ आपको। ये रहा ग्राफ, देखो यहाँ पे आपका मैक्सिमम फ्रेश है 0 टाइम पे। अब जैसे हाफ लाइफ जितना टाइम हुआ, हाफ लाइफ को T1/2 या टाउ हाफ से भी दिखा सकते हैं आप, इतना टाइम हुआ, ठीक है। ग्राफ थोड़ा टेढ़ा बन गया, रुक रे, हाँ अब अच्छा दिखेगा। ये टाउ हाफ जितना टाइम हुआ तब तक देखो आपका स्टॉक यहाँ तक आ गया, इसको समझ लो N0/2, है ना, आधा हो गया। फिर एक और टाउ हाफ जितना टाइम लगा तो उससे भी आधा हो गया। फिर एक और टाउ हाफ जितना टाइम लगा तो उससे भी आधा हो गया, /8। एक और टाउ हाफ जितना टाइम लगा तो हो गया /16। तो यू कैन सी दैट कि जो डिस्ट्रॉय होने का रेट है वो फिर पहले तो बहुत जल्दी से डिस्ट्रॉय हो गया, फिर देखो धीमे धीमे डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो एक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ फ्रेश न्यूक्लियस। फ्रेश न्यूक्लियस ज़्यादा है तो जल्दी से डिस्ट्रॉय हो जाएगा, फ्रेश न्यूक्लियस कम है तो फिर स्पीड स्लो हो जाएगा। अब इस ग्राफ पर से कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने 3-4 लिख लो खुद, इतना सब बोल रहा हूँ कब से। क्या लिखोगे कि ग्राफ शोज दैट, शुरुआत में वो भी सारा बोलना पड़ेगा, इतना सारा इंग्लिश कहाँ से लाए। ग्राफ शोज दैट at the very beginning stage decay is very fast, but later it becomes slower। लिख लो, अब जाने दो क्यों खींच रहे हो सर की। ओके, बस जो दिख रहा है ना वो लिख रहा है, खत्म, ग्राफ का चक्कर खत्म। अब आपको एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूँ, 2 मार्क्स की रेंज में ये आ सकता है, कहीं से मेरे ध्यान में आ गया पढ़ाते पढ़ाते। ये कोई स्पेशल अलग से थियरी नहीं है, 2 मार्क्स की रेंज का क्वेश्चन एक छोटा सा। ये लोग सिर्फ लेम्बडा पे क्वेश्चन बना सकते हैं कि लेम्बडा के बारे में डिटेलिंग करो, तो 3-4 अच्छे पॉइंट है लेम्बडा के बारे में। लेम्बडा मतलब, ये लेम्बडा मतलब डीके कांस्टेंट, डीके कांस्टेंट। अब लेम्बडा तो कहाँ आया था, यहीं से आया था ना, dN/dt इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द n, यहीं से तो रिफ्लेक्ट हुआ था लेम्बडा अपने आज के लेक्चर में। हाँ, तो अब लेम्बडा को रखो, इसको नीचे डालो, तो dN/dt अपॉन n, है कि नहीं। तो अब लेम्बडा, इसका नाम क्या है, एक्टिविटी, हाँ बोल सकते हो आप, एक्टिविटी या रेट ऑफ डीके, रेट ऑफ डीके भी बोल सकते हो। और ये क्या है, फ्रेश न्यूक्लियस मतलब अनडिसइंटीग्रेटेड, इन दोनों का रेशियो का नेगेटिव वैल्यू मीन्स लेम्बडा। तो हो गया डेफिनेशन, डिफाइन कर दो, क्या करोगे, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, नेगेटिव वैल्यू ऑफ रेशियो ऑफ दिस एंड दिस, हो गया एक डेफिनेशन। मेरी तरफ से एक और डेफिनेशन देता हूं देसी, डीके होने का जो पॉसिबिलिटी होता है ना, उसको ये लेम्बडा रिप्रेजेंट करता है। लेम्बडा देख के हम पता लगा सकते हैं कि यहाँ पे डीके होने का पॉसिबिलिटी क्या है। तो लेम्बडा इज पॉसिबिलिटी ऑफ डीके, ये भी एक देसी डेफिनेशन हो सकता है। खत्म। अब लास्ट छोटा सा प्रेजेंटेशन, जिसको हम क्वेश्चन नंबर 15 बोल सकते हैं। यहाँ पे भाई कैमरामैन थोड़ा इधर आ जाना भाई। यूनिट ऑफ एक्टिविटी, कैसे आया जहन में ये क्वेश्चन। अब आप समझो, अब कुछ भी नया फिजिक्स पढ़ते हो तो उन फिनोमिनन का मेजरमेंट के लिए कुछ तो होता है। जैसे आपने पहली बार मैकेनिक्स पढ़ा था 11वीं में, तो लेंथ, फोर्स, टाइम, एक्सेलरेशन, स्पीड, मोमेंटम सबके यूनिट सीखे थे, तब जाके आपको समझ में आ रहा था। फिर जब पहली बार आपने रोटेशनल पढ़ा तब ओमेगा, अल्फा, थीटा, टॉर्क, इन सब के यूनिट भी सीखे थे कि नहीं, है कि नहीं। जैसे जब आपने हीट और थर्मो पढ़ा तो केल्विन, सेल्सियस, ये सब सीखा था कि नहीं, कैलोरी वगैरह। हाँ,
तो आज आप पूरा नया फिजिक्स पढ़ रहे हो, रेडियो एक्टिविटी, तो इसमें भी यूनिट होंगे। तो 3 टाइप्स के यूनिट है जिसपे हम बात करेंगे। सबसे पहला है एसआई यूनिट। एसआई यूनिट रेडियो एक्टिविटी के लिए क्या डिसाइड हुआ? अबे यार नोबेल प्राइज दे दिया उनको, तो यूनिट नहीं देंगे क्या? बैकवेरल, यस, नोबेल प्राइज लेके गए, यूनिट नहीं लेंगे क्या? बैकवेरल। तो ऐसा यूनिट क्या है? बैकवेरल, BECQUEREL, बैकवेरल। पूरा स्पेलिंग याद करके आया तो मैं, मेरे स्पेलिंग में बहुत गड़बड़ होती है बचपन से, बहुत कच्चा हूँ स्पेलिंग में। फिजिक्स में तगड़ा हुआ भाई, वो ऊपर वाले की दया है। बैकवेरल। अब 1 बैकवेरल मीन्स हाउ मच? तो 1 बैकवेरल मीन्स 1 डीके पर सेकेंड। अब इसको आप डिफाइन भी कर सकते हो, लगाओ डेफिनेशन। भाई इधर तक जा रहा है ना कैमरा अपना? डेफिनेशन क्या लिखोगे? देख, द एलिमेंट, रेडियो एलिमेंट हैविंग 1 डीके पर सेकेंड एक्टिविटी, सच एक्टिविटी इज कॉल्ड 1 बैकवेरल। इजी डेफिनेशन है कि नहीं? 1 डीके पर सेकेंड एक्टिविटी इज कॉल्ड 1 बैकवेरल एक्टिविटी फॉर एनी रेडियो एलिमेंट। खत्म। क्या टफ है डेफिनेशन? वो भी लिखना पड़ेगा आपकी बैच में, जानता हूं मैं। पूरा फीस वसूल करोगे आप लोग, पूरा मजदूरी सर से करवाओगे। एक्टिविटी ऑफ 1 डीके इन 1 सेकेंड is called 1 बैकवेरल एक्टिविटी of any radio element। ले मजे कर जा, हो गया डेफिनेशन। अब एक और यूनिट है, बैकवेरल तो आया, क्यूरी ने भी कुछ कम, क्यूरी को भी नोबेल मिला था ना, तो क्यूरी को भी यूनिट तो देंगे। हाँ, तो क्यूरी, इसका सिंबल है CI। अब क्यूरी मतलब कितना होता है? तो 1 क्यूरी इज 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। अब इसको डिफाइन करना है, करो। कैसे करोगे? सेम यहीं से कि 3.7 इंटू 10⁻10 डीके इन 1 सेकेंड। तो इस टाइप की एक्टिविटी को क्या बोलते हैं? 1 क्यूरी, है कि नहीं? अब इसका स्क्रीनशॉट लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, मुझे मिटा के और भी लिखना है कुछ। हो गया ना स्क्रीनशॉट? तो एक और लेते हैं यूनिट, तीसरा भी है अपने पास। देखो, बैकवेरल हो गया, क्यूरी हो गया, अब आ रहा है रूदरफोर्ड, RD, रूदरफोर्ड। अरे यार ये लो, ये भी यूनिट है। 1 रूदरफोर्ड इज 10⁻6 डीके पर सेकेंड। क्या लिखोगे डेफिनेशन? तो फिर खत्म, इजी है। इसका 1 और इसका 10⁻6, सिर्फ इसका याद रखना है, 3.7 इंटू 10⁻10, खत्म। ओके, तो आई होप आपको अच्छा लगा लेक्चर। रेडियो एक्टिविटी पे एक और लेक्चर आएगा अगले लेक्चर में। हम लोग ये जो हाफ लाइफ है इस पे डिटेल बात करेंगे, फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और एवरेज लाइफ पे भी बात करेंगे और फॉर्मूला डिराइव करेंगे, और कुछ अच्छे अच्छे सम्स MCQ की प्रैक्टिस करेंगे। फिर रेडियो एक्टिविटी को खत्म कर देंगे। ठीक है, चलो बाय बाय, आओ जो, टाटा। स्क्रीनशॉट ले लो।